हेलो एवरीवन, चाणक्य स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग रेलवे ग्रुप डी का सेट देख रहे थे जिसमें एक दो सेट आपको बतला दिया गया है। आज हम लोग सेट 3 लेकर के आए हैं और इसमें उन्हीं सवालों को करवाया जा रहा है जो अब तक रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ है और उसमें जितने भी मैथ का प्रश्न पूछा है, 25 क्वेश्चन हो या 30 क्वेश्चन हो, उन सारे सवालों को देख रहे हैं। तो इसमें सेट 2 तक देख लिए हैं। आज हम लोग सेट 3 में कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं और इसमें जो 2018 का एग्जाम हुआ था जितने शिफ्ट में, तो शिफ्ट वाइज एक एक करके मैथ का जो क्वेश्चन है 25 से 30 क्वेश्चन, वो सारे सवालों को देखेंगे ताकि आपको उससे आइडिया मिल सके कि जो पिछले बार का एग्जाम हुआ वो किस तरह का प्रश्न उसमें पूछा, कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन था और आपका रिविजन हो सके। तो चलिए हम लोग सेट 3 में आज कुछ जो 2018 का एग्जाम हुआ है उसमें कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो कहता है कि मार्क को 4.5 घंटे में 220 किलोमीटर की यात्रा करनी थी, जिसमें से उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन से या 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली बस से या फिर इन दोनों के संयोजन से पूरी यात्रा की। तो बतलाएं कि उसने बस द्वारा कितने समय तक यात्रा की। ये टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है, समय दूरी का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। लेकिन हाँ, यदि उससे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 4.5 घंटे में 220 किलोमीटर की टोटल यात्रा करना था, जिसमें से कुछ डिस्टेंस को वह बस से कवर करता है और कुछ को ट्रेन से करता है। दोनों का स्पीड दे रखा है कि ट्रेन से जो डिस्टेंस कवर किया उसका स्पीड क्या है और बस का स्पीड क्या है। ट्रेन से कहता है 60 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड से ट्रेन चलती है उस ट्रेन से ये डिस्टेंस कवर करता है, और बस जो है जो बस 40 की स्पीड से चलती है उस बस से ये डिस्टेंस कवर करता है। तो देखिए हम लोग एलिगेशन वाला रूल लगाकर बना देते हैं, या आप चाहें तो एक्स मान करके वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से देख लीजिए। तो ट्रेन का स्पीड दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, बस का स्पीड दिया है 40 किलोमीटर पर आवर। एलिगेशन वाले में पढ़ रखे हैं एक तरफ, दूसरे तरफ एलिगेशन ओवरऑल वाले कहाँ लिखेंगे, बीच में। ये स्पीड, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, ट्रेन तो ओवरऑल स्पीड होना चाहिए। और स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। क्वेश्चन में कहा कि टोटल दूरी जो है वह 220 किलोमीटर कवर करना चाहता है और टोटल समय कितना है, 4.5 घंटा का दिया है। 4.5 घंटा करने का मतलब 9/2, 4.5 घंटे यानी कि 9/2 है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे ये ओवरऑल स्पीड निकल गया। अभी देखिए 2 ऊपर चला जाएगा, अभी देखिए तो कैंसिल होगा, कटेगा, कटने वाला नहीं, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 440/9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये स्पीड है तो स्पीड डिस्टेंस दिया है किलोमीटर में, टाइम दिया है आवर में, मतलब स्पीड किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा, है ना। 220 4.5 यानी कि 9/2, 2 ऊपर चला जाएगा 440/9। आप चाहें तो इसे पॉइंट में कर सकते हैं, उसके बाद घटाइए, या फिर डायरेक्ट भी घटाया जा सकता है, या फिर एक और रूल था कि जब फ्रैक्शन में आ जाता है तो जो नीचे का नंबर है डिनोमिनेटर में वो उसका एलसीएम लेकर के, जैसे ऊपर तो फ्रैक्शन नहीं ना, सिर्फ यहाँ ही फ्रैक्शन है ना, तो ऐसा करते हैं 9 नीचे में है तो 9 से इंटू यहाँ कर देते हैं, 9 से यहाँ कर देंगे, 9 से यहाँ कर देंगे, तो फ्रैक्शन पार्ट हट जाएगा तो हमको घटाने में आसान हो जाएगा। तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 440 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा 40 9 360 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हो जाएगा 9 6 54 540 किलोमीटर प्रति घंटा। आप घटाइए, घटाना आपको आसान हो जाएगा। तो ये 440 में से 360 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 0, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 3 गया 120 हो जाएगा, है ना। और जब इधर घटाएंगे 540 में से 440 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, यानी जो रेशियो निकल गया चाल का स्पीड का वो कितना आ गया, 6:5। लेकिन ये स्पीड का रेशियो है जरूर, चाल का अंतर है जरूर, लेकिन आप याद कीजिए एलिगेशन में आप पढ़े हुए हैं कि जो चाल का अंतर होता है, स्पीड का डिफरेंस होता है, वो किसका रेशियो निकलता है, चाल का नहीं, टाइम का होता है, समय का अनुपात होता है। दिया है जरूर 2 चाल, लेकिन घटाएंगे तो वो क्या निकलेगा, समय निकल जाएगा।
चलिए आगे तुलना कर देते हैं। हमें क्या निकालना है कि बस से कितने समय में यात्रा तय किया है, जबकि टोटल टाइमिंग कितना लगा है 4.5 घंटा। 4.5 घंटा कहने का मतलब 9/2 घंटा है ना। हम लोग कहेंगे यहाँ से तो 6 और 5 11। अब देख लीजिए कैलकुलेशन सही होना चाहिए। 6 और 5 11, टोटल टाइमिंग दिया 4.5 घंटा। हम लोग कहेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 5 11 समय। और बस का पूछा है टाइमिंग ना, तो बस के कहा तो कितना से इंटू करेंगे 5 से इंटू करेंगे और बाकी देख लेंगे कितना। तो आपका ये देख लीजिए निकल जाएगा। लेकिन हाँ 1 मिनट देखिए, ये मिस्टेक थोड़ा था। 440 में 360 घटाइएगा तो 120 नहीं, ये आपका 80 आएगा ना, कैलकुलेशन मिस्टेक था। 440 माइनस 360 आपका 80 हो जाएगा और इधर लेस करेंगे तो 100, कैंसिल करेंगे तो 20 चौको 80, 20 25 100। यानी कि जो समय का रेशियो निकल गया वो 4 और 5 का निकल गया। ये आपको याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि जो चाल का डिफरेंस होता है, चाल का जो अंतर होता है वो समय का अनुपात होता है। एलिगेशन चैप्टर में सारा इसको डिस्कस किया गया है। दिक्कत होगा तो प्लेलिस्ट में वीडियो है एलिगेशन का, आप उसे देख सकते हैं। तो रेशियो हो गया टाइम का 4 और 5। क्वेश्चन में दिया है टोटल समय कितना लगता है 4.5 घंटा, यानी 9/2। हम लोग कहेंगे टोटल ट्रेन से जाता है तो रेशियो में टाइमिंग 4 घंटा और बस से डिस्टेंस कवर करने में रेशियो में 5 घंटा, तो टोटल हो गया 9। और क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा कि वह बस से डिस्टेंस कवर करेगा तो कितना टाइमिंग लगेगा, बस का समय निकालना। तो बस का टाइम कितना है 5, 9 से 9 कैंसिल हो गया 5/2, यानी कि 2 आवर कितना मिनट 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट, 5/2। यानी कि देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, 2 घंटा 30 मिनट। ये पूरा एलिगेशन के आप देख सकते हैं। हालांकि इसे चाहें तो आप एक्स से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे कहा ना कि टोटल 4.5 घंटा में 220 किलोमीटर, टोटल कितना दिया है टाइमिंग 4.5 घंटा। तो मान लेते हैं कि बस से वह जब कवर करता है डिस्टेंस तो बस में टाइमिंग लगता है 1 आवर या फिर ट्रेन में 1 आवर किसी एक में। तो जब बस में टाइमिंग 1 आवर लगेगा तो ट्रेन में कितना लगेगा 4.5 घंटा माइनस 1, क्योंकि जो टोटल टाइमिंग दिया है वो 4.5 घंटा का दिया है। अब दोनों का स्पीड अलग अलग दे रखा है कि 60 के स्पीड से ट्रेन से कवर किया, तो ट्रेन से जाता है कितना के स्पीड से 60 के स्पीड से। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो ट्रेन का चाल दिया है 60 और ट्रेन का टाइमिंग कितना हो गया 4.5 माइनस 1, मतलब ट्रेन से वह इतना डिस्टेंस कवर करेगा। और बस से कितना दूरी करता है, तो बस का टाइमिंग है 1 आवर और बस का स्पीड दिया है 40, तो स्पीड इंटू टाइम कर देते हैं, मतलब ये बस से डिस्टेंस कवर करेगा। तो ट्रेन से टोटल इतना डिस्टेंस कवर किया, बस से इतना किया, दोनों को मिला देंगे तो वही ना टोटल डिस्टेंस होगा। और टोटल डिस्टेंस क्वेश्चन में कितना दिया है 220 किलोमीटर बराबर 220। अब यहाँ से सॉल्व करके हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x किसको माना गया, बस का टाइमिंग, तो बस का टाइमिंग निकल जाएगा, यानी x बराबर आपका यहाँ से 5/2 आ जाएगा, यानी 2 आवर 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट। तो आप चाहे तो x से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर एलिगेशन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपका है कि एक कंपनी की परिचालन लागत नीचे दी गई है। दिया है कि 2016 में 3 तरह का खर्च उसका है, ऋण ब्याज, वेतन और कर यानी कि टैक्स, 25%, 50%, 25%। और 2017 में इन 3 चीजों पर कितने कितने खर्च करता है वो भी परसेंटेज में दे रखा है। आगे आपको कहा कि 2016 में परिचालन पर व्यय किया गया कुल धन 120 लाख रुपया है। 2016 में कितना खर्च करता है वो, टोटल कितना दिया है परिचालन पर, टोटल धन 120 लाख। और 2017 में दे रखा है कि टोटल जो खर्च करता है वो परिचालन पर वो 150 लाख खर्च करता है। तो कहता है 2016 की तुलना में 2017 में वेतन उसका कितना अधिक था। 16 की तुलना में 2017 में वेतन कितना ज्यादा था। तो 16 और 17 दोनों में निकाल लेते हैं और देख लेंगे कितना ज्यादा है। तो 16 में कहा टोटल 120 लाख खर्च करता है और जबकि 16 का वेतन कितना है 50%, तो 120 लाख का 50% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12×5 = 60 आ जाएगा, है ना, 60 लाख आ जाएगा। 120 लाख का 50% और 2017 में 150 लाख खर्च करता है और 2017 में यहाँ वेतन पर कितना है 55%, यानी 150 का 55% निकाल लेते हैं। तो निकालिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 1 16/2, यानी यहाँ आ गया 8 दूनी 16, 82.5 लाख।
2016 में वेतन पर खर्च करेगा 60 लाख रुपया और 2017 में वेतन पर खर्च करेगा 82.5 लाख। तो बताइए कि 2017 में 16 की तुलना में कितना ज्यादा खर्च कर रहा है। तो घटा करके देख लीजिए, 60 और 20 80 यानी कि 22.5 लाख रुपया ज्यादा खर्च कर रहा है 16 की तुलना किसमें, 17 में। तो 22.5 लाख रुपया आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 22.5 लाख। सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, पाइप टंकी का क्वेश्चन है। कहता है पाइप ए एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और पाइप बी इसको भरने में 6.25 आवर का समय लगाता है। जब टंकी खाली थी तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन कुछ समय के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, जिससे टंकी को भरने में 3.4 आवर का टाइम लगता है। तो बतलाइए कि पाइप बी को कितने समय के लिए खोला गया था। कहता है पाइप ए जो है टंकी को फुलफिल करने में कितना टाइम लेता है, 5 आवर, 5 घंटा। वही पाइप बी जो है उससे टंकी को भरने में 6.25 आवर का टाइमिंग लेता है। ठीक है, अभी पॉइंट में दिया है तो थोड़ा कैलकुलेशन जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आसानी है। ए 5 घंटा लेता है, बी इतना टाइमिंग लेता है। कहता है जब टंकी खाली था तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया। खाली टंकी में नल पाइप ए पाइप बी दोनों को खोल दिया जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद पाइप बी को क्या करता है, बंद कर देता है। अब कितने समय के बाद बंद किया ये तो मालूम है नहीं, लेकिन कहा कुछ समय के बाद पाइप बी को बंद कर देता है, जिससे टंकी को भरने में 3.4 आवर का टाइम लगता है। बी को बंद कर दिया, उसके बाद टाइमिंग कितना लगा, 3 उसके बाद टाइमिंग नहीं, टोटल टाइमिंग दिया है। कुछ समय के बाद पाइप बी को बंद कर दिया, जिससे टंकी को भरने में 3.4 आवर का समय लगा, 3.4। अब मतलब ये हुआ 3.4 आवर का टाइमिंग लग रहा है, तो कुछ समय के बाद बंद बी को ना कर रहा है, ए तो कंटिन्यू है। ए 5 आवर में भरता है, बी इतने आवर में भरता है। जब टंकी खाली था तो नल ए और नल बी दोनों को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन उसके कुछ देर के बाद, स्टार्टिंग में दोनों साथ में चले हैं, ए और बी नल दोनों खुला हुआ था, लेकिन कुछ समय के बाद नल बी को बंद कर दिया। तो नल बी को बंद कर दिया तो ए तो कंटिन्यू रहा, और टाइमिंग जो उसको लगा कितना लगा, 3.4 आवर का लगा है। मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक ए तो 3.4 आवर तक टंकी को फुल किया होगा, बी को ना केवल बंद किए। ए पहले भी लगा था, ए बाद में भी लगा हुआ है। तो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे कि ए जो है वो 3.4 आवर में कितना पार्ट फुलफिल करता है। तो आप चाहे तो फ्रैक्शन से 1/, करके भी बना सकते हैं, फिर एलसीएम से भी। मान लेते हैं टोटल वर्क को 625 मान लेते हैं, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। टोटल पार्ट कितना मान लिए, एक टंकी को फुलफिल किया, यानी टोटल पार्ट कितना, 625 मान लिए। तो ये 5 घंटा में एक टंकी को भरता है। एक टंकी यानी कि उसका कितना पार्ट, 625 वर्ग मान ली, 625 पार्ट। तो 1 घंटा में कितना करेगा, तो 625/5 यानी कि कितना हो जाएगा, 125। और ये 6.25 आवर में 625 वर्ग है, 625 भाग उसका फुलफिल करता है। तो 1 आवर में कितना हो जाएगा, डिवाइड दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और ए जो है कंटिन्यू कितना आवर तक फुलफिल किया, 3.4 आवर तक। तो ए 1 आवर में 125 पार्ट फुलफिल करता है, तो 3.4 आवर में कितना फुलफिल करेगा, गुना कर देते हैं। पॉइंट हटाएंगे, आपका यहाँ 0 आ जाएगा, है ना। 17 दूनी 34, 5 दूनी 10, 5 से कैंसिल करेंगे, 25 पचे 125। 25 को 17 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आ जाएगा। तो 25, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 3 175, 5 2 5 7 5 12, 2 1 3 425। यानी ए जो है 3.4 आवर में 425 वर्क करेगा, 425 पार्ट उसका फुलफिल करेगा एक टंकी का। तो टोटल कितना है, 625। तो रिमेनिंग कितना बच गया, शेष पार्ट और कितना फुलफिल करना रहा, तो 625 माइनस 425, है ना। 3.4 आवर में इतना फुलफिल किया, तो रिमेनिंग बच गया कितना आपका, 200 पार्ट और बच गया। अब ये जो 200 पार्ट बचा है इसको कौन फुलफिल किया होगा, इसका मतलब बी किया होगा। ए तो शुरू से लेकर लास्ट तक रहा, और 3.4 आवर टोटल टाइमिंग लगा, मतलब ए 3.4 आवर में टोटल 425 पार्ट काम किया। टोटल है 625, तो 625 में घटा दिए तो इतना और करना रहा, और इतना काम को कौन किया होगा, ये तो फुलफिल कर दिया पूरा अपना 3.4 आवर, यानी बी। तब बी कितना टाइम लेगा, जो रिमेनिंग पार्ट है
उसको फुलफिल करने में भी कितना टाइम लेगा, तो बी कहता है 1 घंटा में 100 काम करता है, 100 पार्ट करता है, तो 200 करने में कितना टाइम लेगा, 2 घंटा। डायरेक्ट तो है ना, कि 1 आवर में 100 पार्ट काम किया तो हमको करवाना है 200 यानी कि 2 आवर। तो क्वेश्चन में कहा था कि कुछ समय के बाद नल बी को बंद किया, तो वही कहा कि नल बी को कितने समय के बाद बंद किया है, तो नल बी को 2 घंटा के बाद किया होगा। सवाल कहता है कि बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1260 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। पॉलीगोन का सवाल है, तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही है। बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग जो होता है उसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ऐसे पॉलीगोन का पूरा डिटेल वीडियो ही बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। कहता है बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, और बहुभुज के अंतः कोणों का योग आपका क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 1260 डिग्री। तो बहुभुज की भुजा निकालना, n का वैल्यू निकालना है, तो सॉल्व कर लीजिए। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 18 8 26 से 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, n-2 बराबर 8, यानी कि ये -2 उधर चला जाएगा, तो 8 और 2 10, यानी कि जो पॉलीगोन का साइड होगा, भुजा की संख्या होगा, वो कितना रहा होगा, तो वो 10 रहा होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका देखिए, नेक्स्ट कहता है कि एक प्राकृतिक संख्या यानी 1 को छोड़कर का वर्ग या तो 3 का एक गुणक है या 3 के गुणक से कितना अधिक है, भरना है आपको। देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा है, बहुत आसान भी है, लेकिन वहां एग्जाम में होता क्या, लैंग्वेज को ही समझने में प्रॉब्लम हो जाता है कि क्या कह रहा है, जल्दबाजी में समझ नहीं पाए, गलती हो जाता है। तो कहता है एक प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, लेकिन कहा 1 को छोड़ करके, तो प्राकृतिक संख्या 1 को छोड़ दिए यानी कि 2 को ले लेते हैं, का वर्ग कहा, तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, का वर्ग या तो 3 का एक गुणक है, यानी कि जो 4 है वो या तो 3 का एक गुणक है या 3 से कितना ज्यादा, गुणक कहने का मतलब 3 का टेबल में आए 3 से कटने वाला हो, तो 4 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो कहा या गुणक हो या उससे कितना ज्यादा है, तो गुणक तो नहीं है, लेकिन 3 से ये कितना ज्यादा है, 4, तो 1 ज्यादा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर कि इसके 3 से वो 1 ज्यादा है। चलिए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन आपका है कि एक जूट बैग को 45 रुपया में खरीदने पर अस्मिता को 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही आसान है, क्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है, विक्रय मूल्य निकालने के लिए कहा। कहता है कितना में खरीदता है, 45 रुपया में, 45 में खरीदा तो कितना का लाभ, 20% का। 20% मतलब कि अगर 100 रुपया क्रय मूल्य होगा तो उसे 120 में बेचना होगा। क्वेश्चन में कहा क्रय मूल्य 45, हम लोग कहेंगे 100 और 20% लाभ चाहिए, तो कितना में बेचना होगा, 120 में। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 9 5 45, 9 6 54, यानी कि 20% लाभ चाहिए, तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 54 रुपया होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपका, ये भी पाइप टंकी से ही है, ये भी पाइप टंकी से है। कहता पाइप ए एवं बी जब एक साथ काम करते हैं तो एक खाली टंकी को 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि 8 घंटे साथ कार्य करने के बाद बी को बंद कर दिया जाता है लेकिन ए खुला रहता है तो इस टैंक को भरने में टोटल 28 घंटे लगेंगे। तो बतलाइए कि ए अकेला टैंक को कितने समय में भरेगा। कहता है ए और बी दोनों नल मिल करके एक टंकी को भरने में कितना टाइमिंग लेते हैं, 24 घंटा का समय लेता है। कहता 8 घंटे साथ कार्य करने के बाद, यानी ए और जो बी नल है दोनों 8 घंटा तक खुला रहा साथ में, उसके बाद क्या किया, उसके बाद बी को बंद कर देता है। 8 घंटे दोनों साथ में चलाएं, उसके बाद बी को बंद कर दिया और उसके बाद कंटिन्यू कौन है, ए कंटिन्यू है। ए तो स्टार्टिंग से कंटिन्यू है लेकिन 8 घंटा के बाद बी को बंद कर देता है। तो यहां पे मान लेते हैं कि ये 24 घंटा में एक टंकी को भरता है। अब 24 घंटा में टोटल पार्ट मान लेते हैं 120 पार्ट काम करता है। एक टंकी को भरा यानी कि पार्ट मान ले रहे हैं 120 भाग 120 वर्ग किया, तो 24 घंटा में 120 पार्ट यानी एक टंकी को फुलफिल करता है। तो 1 घंटा में कितना फुलफिल करेगा, 5 पार्ट करेगा, 24 × 120, 5 भाग उसका भरेगा, है ना, ए और बी मिल करके। लेकिन कहा कि ए और बी मिल करके लगातार 8 घंटा तक किया है। 8 घंटे के बाद बी नल को बंद कर दिया गया और ये तो आपका कंटिन्यू है,
यानी कि हम यहां से निकाल लेंगे कि ए और बी मिलकर के 8 घंटे में कितने पार्ट फुलफिल करते हैं। तो 1 घंटा में 5 पार्ट को फुलफिल कर रहा है, तो 8 घंटा में 8 बचे 40 पार्ट उसका फिल करेगा टैंक का। अब टोटल 120 है, तो रिमेनिंग पोर्शन आपका कितना बच गया, शेष कितना बच जाएगा, तो 120 माइनस 40 यानी 80 बच जाएगा। 80 पार्ट और फुलफिल करना था। लेकिन कहा 8 घंटे बाद जब बी को बंद कर देते हैं और ए खुला रहता है, जब ए खुला रहता है तो 28 घंटा लगता है। अब 28 घंटा में 8 घंटा तो दोनों के साथ में किया, यानी बी भी 8 घंटा तक वहां किया होगा, और बाकी के जो 20 घंटा बचा उसको कौन किया, ए अकेले किया होगा। दोनों 8 घंटा साथ में किया है, लेकिन 8 घंटे के बाद तो बी को बंद कर दिए ना, और टोटल टाइमिंग कह रहा है 28 घंटा लगा, तो 28 घंटा में 8 घंटा तक बी भी साथ था, एक को भी 8 घंटा उधर करवा दिए, तो 28 माइनस 8 यानी कि जो बाकी 20 घंटा बचा उसमें रिमेनिंग पार्ट को फुलफिल किया होगा। 20 घंटा में 80 पार्ट भरा होगा, यानी कि ए जो है वो 20 घंटे में कितना पार्ट फुलफिल कर रहा है, 80 भाग उसका भर रहा, 80 पार्ट को फुलफिल कर रहा है। यानी कि ए जो है 1 घंटा में कितना पार्ट भर रहा होगा, 20 घंटा में 80 भाग, तो 1 घंटा में 4 भाग, 4 पार्ट फुलफिल करेगा। ए कौन, ए 1 घंटे में 4 भाग को भरेगा, और टोटल टंकी को भरना है, यानी कितना भाग काम करना होगा, 120। तो ए 4 घंटे, तो 1 घंटा में 4 भाग, तो 120 को करने के लिए कितना लगेगा, तो 30 घंटा लगेगा। 30 चौको 120 हो जाएगा। यानी ए जो है वो खाली टंकी को भरने, ये जो है अकेला अगर टंकी को भरेगा तो वह कितना समय लेगा, 30 घंटा लेगा। तो आप कुछ इसे ऐसे ही बना सकते हैं, या चाहे तो एक से भी ऐसे बना सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो है टंकी को भरने में अकेले कितना समय लेता है, तो ये अकेले भरने में 1 घंटा का समय लेता है, और 8 घंटा तक तो दोनों भरा है, ए और बी दोनों, और दोनों मिलकर कितने देर में भरते हैं, 24 घंटा में। तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 1/24, तो 8 घंटा में कितना भरेगा, 8/24 पार्ट, और उसके बाद बंद कर दिया है बी को, तो आगे ए रहा। टोटल 28 घंटा में, तो 28 घंटा में 8 घंटा भर लिया, तो बाकी बचा कितने आवे, 20 घंटा। तो ये ए को मान लिए कि 1 घंटा में भर रहा है, तो 1 घंटा में इतना, तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा, 1/x। वैसे ही 20 घंटा में 20/x, 8 घंटा ए और बी दोनों, और 20 घंटा ए भरेगा, तब जाकर के कोई एक टंकी का हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। तो आप चाहें तो सॉल्व करके यहाँ से x का भी वैल्यू निकाल दीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा ए का आंसर, या तो इसमें ऑप्शन बैठा दीजिए तो वैसे आएगा। अब इसमें थोड़ा जाएगा, है आसान ही, बस समझने का खेल है, ना तो फिर आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी, जबकि उसकी मां की आयु उस समय 36 वर्ष थी। जब उसकी 4 वर्ष छोटी बहन का जन्म हुआ था, तो उनके माता पिता के आयु के बीच का अंतर क्या। एज का सवाल है, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, कोई कैलकुलेशन नहीं, बस क्वेश्चन को समझना है। कहता है मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय, मतलब मोनिका का जब जन्म हुआ था, मोनिका के जब जन्म हुआ था तब उस समय कहता है मोनिका के पिता की आयु 38 वर्ष, उसके पिता की आयु 38 वर्ष, और उसकी माता की आयु कितना था, 36 वर्ष था। कब, जिस समय मोनिका का जन्म हुआ था उस समय, यानी कि मोनिका के जन्म के समय उसके पिता और माता की आयु का अंतर कितने वर्ष का था, 2 साल का अंतर था। 38 माइनस 36, तो ये क्वेश्चन में था कि मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष है ना। मोनिका की जो आयु है, मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष। मोनिका के पिताजी की आयु कितना है, मोनिका के जन्म के समय 38 ईयर, और मोनिका की जो माता की आयु है वो क्वेश्चन में दिया हुआ था आपका कितना, 36 ईयर, 36 वर्ष दिया हुआ था, है ना। लेकिन कब, जब मोनिका का जन्म हुआ था तब, यानी कि मोनिका के जन्म के समय मोनिका के पिता और मोनिका की माता की आयु का डिफरेंस जो होगा, अंतर होगा, वो कितने ईयर्स का होगा, 2 ईयर्स का होगा। लेकिन क्वेश्चन में कहता है जब उसकी 4 वर्ष छोटी बहन का जन्म हुआ, यानी मोनिका के जन्म से जब उसके 4 वर्ष छोटी बहन का जन्म हुआ था, तब उसके मोनिका के पिता और मोनिका की माता की आयु के बीच के अंतर कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, जब मोनिका का जन्म हुआ तब मोनिका के पिता और मोनिका की माता की आयु का अंतर 2 वर्ष है, और मोनिका से 4 वर्ष छोटी बहन है जब उसका जन्म हुआ,
मोनिका से कितना छोटा, 4 वर्ष छोटा। जब उसका जन्म हुआ होगा तब इसके माता और पिता की आयु का अंतर कितना होगा। तो मोनिका के जन्म के समय अंतर 2 वर्ष का है और मोनिका से 4 वर्ष छोटी बहन है, तब का अंतर कितना, तो 4 और प्लस कर देंगे। यानी कि मोनिका से 4 वर्ष छोटी बहन का आयु जब हुआ होगा उस समय मोनिका के पिता और माता की आयु का अंतर कितने का होगा, 6 वर्ष का होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि 3 संख्याओं का माध्य यानी कि एवरेज 20 है। इस आंकड़े वाले समुच्चय का परास 12 है, जबकि 2 सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 3 है। तो 3 प्राकृतिक संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो मान लेते हैं कि सबसे छोटी संख्या x है। देखिए x से बनाएंगे तो थोड़ा सोचना आसान होगा और कुछ नहीं, समझने में आसान होगा। मान लीजिए कि सबसे छोटी संख्या x है, दूसरी छोटी संख्या, इसके बाद तो दूसरी छोटी संख्या कितना हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया है कि 2 सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 3 है। जो सबसे 2 छोटा है उन दोनों का बीच का डिफरेंस 3 है। मतलब यदि x होगा सबसे छोटी तो दूसरी छोटी संख्या हो जाएगा x + 3 और टोटल संख्या कितना हमारा है, 3 है। फिर एक लाइन इसमें यह भी जोड़ा था कि इस आंकड़े वाले समुच्चय का परास 12 है। परास का मतलब समझ रहे हैं, परास यानी कह सकते हैं उसका रेंज, परिसर, रेंज, यानी कि सबसे बड़ा संख्या में सबसे छोटा नंबर को घटाते हैं तो वो उसका परास निकलता है। क्या, परास यानी कि रेंज कह सकते हैं। सबसे बड़ा नंबर में सबसे छोटा नंबर को घटाएंगे तो उसका परास या परिसर कह सकते हैं वो निकलता है। तो परास दे रखा है 12, कहने का मतलब कि सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर का जो डिफरेंस होगा वो कितना का रहा होगा, 12 का रहा होगा। मतलब जो बड़ी संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, तो x + 12, इससे 12 ज्यादा होगा, तब ना सबसे बड़ी और सबसे छोटी का डिफरेंस 12 होगा, क्योंकि परास 12 कहा। परास यानी कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर को कहा जाता है। अब यहां से हमें तीनों संख्या मालूम हो गया और इन तीनों संख्या का माध्य यानी औसत दे रखा है 20। तो निकालते हैं, x + x + 3 + x + 2, 3 संख्या है और तीनों संख्या का औसत 20 है, यानी कुल योग कितना हो जाएगा, 20 × 3 60 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, x 3 बार 3x, 3 और 2 5, 5 उधर जाकर घटा देंगे, 12 और 3 15, 60 में से 15 उधर ले जाकर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना निकल गया, 15। x यानी कि सबसे छोटी संख्या कितना हो गया, 15, दूसरी छोटी संख्या 15 3 18 और बड़ी संख्या x + 12, यानी कि 15 + 12 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो क्वेश्चन में था आपका कि तीनों प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो सबसे बड़ा कौन है, 27 है, तो आंसर 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब तीनों निकल गया, आप चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे जैसे कहा था। सबसे छोटी 15, ये इससे 3 बड़ा तो 18 है और ये इससे बड़ा 12 बड़ा, यानी परास दिया था 12, यानी कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या का अंतर 12 होना चाहिए, तो 12 भी है और औसत कहा 20, तो तीनों का औसत निकाल करके देखिए आपका 20 भी आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही कुछ आसान सवाल था, बोडमास का था, है ना, ब्रैकेट से संबंधित क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ सवाल ही है। तो कहता है 3 प्लस, देखिए क्वेश्चन में दिया है 3 + 32 डिवाइड 8 × 52 डिवाइड 4 + 9, 4 + 9 और ये ब्रैकेट क्लोज है। 3 + 32 डिवाइड 8 × 52 डिवाइड 4 + 9। तो सॉल्व कीजिए। अब ये स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13। तो 3 + 32 डिवाइड 8 × 52 डिवाइड, ये 9 4 13 हो जाएगा। अब ये 52 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 चौको 52, यहाँ 32 को 8 से भागा देंगे तो 8 चौको 32, 4 बार में कट जाएगा, इंटू 52 को 13 से भाग देंगे तो 13 चौको 52, 4 बार में। अब ये 3 + 4 चौको 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19। तो इसका आंसर हो जाएगा 19, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या कहता है।
तो अगला क्वेश्चन आपका है कि एक मिश्र धातु में जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात इतना है, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात इतना दिया है, रेशियो दे रखा है। तो कहता है मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकिल का रेशियो कितना होगा। तो तांबा और जस्ता, कॉपर और जिंक, तांबा और जस्ता, इन दोनों का रेशियो दे रखा है 21:16। और कहता है कि उसमें निकिल और जस्ता, निकिल और जिंक, जस्ता, इन दोनों का दे रखा है ना, इन दोनों का दे रखा है 7:24 दे रखा है, तांबा और जस्ता, जबकि निकिल और जस्ता, इन दोनों का रेशियो मालूम है। तो ऐसा करते हैं, निकालने के लिए कहा तांबा, जस्ता और निकिल। तांबा कॉपर, उसके बाद क्या क्या है, तांबा है, जस्ता है, जिंक और निकल है, इन तीनों का रेशियो निकालना। तो देख लीजिए दोनों में जो कॉमन पॉइंट है उसको बराबर करके निकाल लेंगे। तो दोनों में सेम कौन है, जिंक, यानी ये 16 है और ये 24 है, कुछ नंबर से इंटू करके दोनों को सेम कर लेते हैं। ये रेशियो सेम करने वाला सवाल है, जैसे ए और बी का रेशियो दिया है, बी और सी का दिया है, ए बी सी का क्या होगा। तो इसमें ऐसा करते हैं 3 से इंटू कर देते हैं, इसमें 2 से। अब बराबर करने के लिए किसी भी नंबर से कर सकते हैं, 3 से करेंगे तो 21 या 63, 16 या 48, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 24 दूनी 48। कॉपर कहा तो ये हो गया 63, ये जिंक कितना हो जाएगा 48, और ये निकल कितना हो जाएगा, तो निकल यहाँ है ना 14, जो मल्टीप्लाई करके है। अब देखिए अगर ये कटता है तो काट कर छोटा कर दीजिए, या तो फिर इसका यही आंसर हो जाएगा। तो 63:48:14, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। और हालांकि ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं हुआ है, मैथ में मतलब वो 25 से 30 सवाल है, तो आपको 13 से 14 सवाल को करवाया गया। बाकी जो बचा सवाल है वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो जाता है तो अपलोड करने में प्रॉब्लम होता है। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग कमेंट करके बतलाइए आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, और यदि कोई प्रश्न में डाउट रह गया हो तो उसे भी आप कमेंट करके बतलाइए। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।